नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वन वे क्लासेज में पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और लगातार होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार इससे प्रश्न आते रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये इतिहास से संबंधित है। इतिहास जो है, आप जैसे जानते ही होंगे कि इतिहास एक बहुत बृहद विषय है जिसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं और प्राचीन इतिहास में भी उस टॉपिक से शुरुआत करते हैं जहाँ से इतिहास को समझने में, इतिहास कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको लिखा जाए, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए जाए, उन सबको आधार बनाते हुए आज जो टॉपिक शुरू किया जा रहा है, ये इतिहास जानने के स्रोत से इस विषय को शुरू किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी अगर विषय को आपको पढ़ना है, खासकर प्राचीन इतिहास या इतिहास को, तो उससे संबंधित जो स्रोत हैं, किन स्रोतों को आधार बनाकर इतिहास पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास जो है 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, ठीक है। उसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आता है। तो प्राचीन इतिहास के जो इतिहास जानने के स्रोत हैं या कोई भी इतिहास है, वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला जो विभाजन हमारा होता है वो पुरातात्विक हो जाता है। पुरातात्विक का मतलब है पुरा और तात्विक, पुरा मतलब प्राचीन और तात्विक मतलब वस्तुएं। तो जो पुरानी वस्तुएं हैं, प्राचीन वस्तुएं हैं, उनके आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपको 2 तरीके के साहित्य मिलेंगे। अभी यहाँ जो चर्चा होगी वो पुरातत्व पर होगी। साहित्य पर जब हम जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग वहाँ पे की जाएगी कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं और कैसे उनको पढ़ा जाए। ठीक उसी तरीके से विदेशी विवरण हैं, जो विदेशी शक्तियाँ हमारे यहाँ आई जो हैं, उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लेखक, बहुत सारे इतिहासकार या फिर कुछ अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बहुत सारे ऐसे लेखक और इतिहासकारों ने भारत का दौरा किया और उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वह भी हमारे इतिहास को जानने और समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि पुरातत्व जो है, पुरातत्व में क्या क्या आता है, पहले वो हम मोटी मोटा देख लेते हैं। कि एक तो आपका इसको 4 भागों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है आपका अभिलेख, ठीक है। अभिलेख का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका कि मृदभांड, मृदभांड आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे। उसके बाद जो है प्राचीन भवन, इमारतें, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आ जाएंगी। तो आज हम जो शुरू करेंगे, जो अपने कक्षा का जो विषय हमने बनाया है, वो आज अभिलेख पे हम चर्चा करेंगे कि अभिलेख के माध्यम से किस प्रकार से हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है और किस प्रकार से हम तत्कालीन समाज की दशा को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि अभिलेख का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। ये अभिलेख जो है, जो अभिलेख मिले हैं वो या तो मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है, वो मिट्टी के बने हुए हैं, धातुओं के बने हुए हैं, और जो है जो आपकी पत्थर हैं, पत्थरों पे भी उत्कीर्ण कुछ अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह के अभिलेख जो है हम देखने को मिलता है। इन अभिलेखों का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि तमाम उस समय की जो राज्य घोषणाएं होती थीं, अपने क्षेत्र का निर्धारण किया जाता था, उसी के माध्यम से हम तत्कालीन दशा को, राजनीतिक दशा हो या सामाजिक आर्थिक दशा हो, जो भी हो, वो हम उसको जान सकते हैं। तो जैसे अब अगर बात आती है कि प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास में कहाँ से हम अभिलेखों का अध्ययन शुरू करें, कौन से अभिलेख से अपना अध्ययन माने या किस अभिलेख के थ्रू हम जो है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात आती है कि लिपि की,
कि लिपि जो है, सबसे प्राचीन लिपि की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन लिपि जो है सुमेरिया की लिपि मानी जाती है, जो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है। उसके बाद वहाँ के ही शासक द्वारा, सारगोन द्वितीय वहाँ का एक शासक था जिसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख कह सकते हैं उसको। 2370 ईस्वी का उसका 2370 ईसा पूर्व का अभिलेख है उसका, 2370 ईसा पूर्व का अभिलेख है सारगोन द्वितीय का, जो अपने अभिलेखों में दावा करता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन, ठीक है, 3 नाम मिलते हैं वहाँ पे, मेलुहा, दिलमुन और मगन। 3 जगह के व्यापारी जो है उसके यहाँ जो उसका बंदरगाह था वहाँ पे अपना लंगर डाले रहते थे। यहाँ मेलुहा का संबंध आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मेलुहा जो है किससे संबंधित है, तो मेलुहा का संबंध सिंधु सभ्यता से जो है, सिंधु सभ्यता से लिया जाता है। मेलुहा का संबंध सिंधु सभ्यता से स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, इतनी जानकारी आपको हो गई। अब आगे देखते हैं कि मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है। तो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? बोगजकोई का अभिलेख है। बोगजकोई का अभिलेख जो है कब प्राप्त हुआ था? 1400 ईसा पूर्व में। बोगजकोई का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ और इसमें जो है 2 जातियां रहती हैं, हित्ताइन और मित्ताइन। 2 जातियां रहती हैं जिनके बीच युद्ध होता है और संधि के स्वरूप इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवताओं को जो है साक्षी माना जाता है। किनको किनको? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, इनको साक्षी माना जाता है। इनको साक्षी मान के ही वहाँ पे संधि कराई जाती है। और जो ये नासत्य देवता है इसका संबंध किससे माना जाता है? अश्विन से, अश्विन से माना जाता है। और ये बोगजकोई का जो अभिलेख है ये हमारी ऋग्वेद की तिथि, क्योंकि जो ये देवता है ये ऋग्वैदिक देवता है, वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य अगर प्राप्त होता है हमको तो बोगजकोई से प्राप्त होता है। और बोगजकोई अभिलेख हमारा ऋग्वेद जो है उसकी तिथि निर्धारण में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब अगर भारत की हम बात करें कि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं, तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं सबसे प्राचीन अभिलेख। और ये आपकी मिट्टी की पट्टिकाओं पर बने हैं, धातु पत्रों पर बने हैं, ठीक है, पत्थरों पर बने हैं, मुहरों पर हैं ये सब। तो इस तरह से जो भी लेख हमको मिले हैं इन चीज़ों पर मिले हैं, लेकिन ये अभी भी अपठित है, इनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए जो है इनका उस तरह से महत्व नहीं है जो पठनीय अभिलेख हमारे प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि भारत का जो है सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है जो पढ़ा जा चुका है। तो यहाँ पर अब विस्तृत चर्चा करते हैं हम अभिलेख के बारे में, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में, जो एक अभिलेख है जो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख पढ़ा जाने वाला अभिलेख है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ठीक, ये भारत का सबसे प्राचीन पढ़ा जाने वाला अभिलेख है। ये जब आप देखेंगे कि शमसिराज अफीफ ने अपनी रचना तारीख़ फिरोजशाही में इस अभिलेख का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। आपसे अगर पूछा जाता है कि इस अभिलेख का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तारीख़ फिरोजशाही में इसका उल्लेख मिलता है। तारीख़ फिरोजशाही में इसका उल्लेख मिलता है। और जब इसकी जानकारी होती है, जब इसकी जानकारी हो जाती है फिरोज शाह तुगलक को, तो वो जो है इसको भेजता है। ये चूँकि टोपरा जो है हरियाणा में है, तो हरियाणा में इसकी जब जानकारी उसको मिलती है कि हरियाणा से ऐसा एक कोई चीज़ प्राप्त हुआ है, उसको तो जानकारी थी नहीं कि ये अभिलेख है या कुछ है ऐसा, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो वहाँ पे जो है जब इसको जानकारी होती है तो वो इस अभिलेख को वहाँ से मंगाता है
और मंगाने के बाद कोटला, जो दिल्ली का कोटला है, वहाँ की जामा मस्जिद है, उसके सामने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को वो स्थापित करता है। उसके बाद वो तमाम विद्वानों को वहाँ बुलाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाता है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उससे कह देते हैं कि आप ही के विषय में कोई कुछ कह के चला गया है। तो इस प्रकार से वो पढ़ा नहीं जा सका। आप फिर देखेंगे कि 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है विलियम जोन्स द्वारा, और यहीं के कर्मचारी थे विलियम जेम्स प्रिंसेप। यहीं के कर्मचारी थे जेम्स प्रिंसेप जो है, जिन्होंने 1835 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि की एक सूची तैयार की। क्या की इन्होंने? ब्राह्मी लिपि की एक सूची तैयार की, और 1837 ईस्वी में इसको जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को इन्होंने पढ़ लिया। ठीक लेकिन इनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई कि जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में अशोक की उपाधि देवानाम पियदसी, इसका संबंध उन्होंने अशोक से ना स्थापित करके श्रीलंका का एक शासक था तिस्य, इससे स्थापित कर दिया। यहाँ पे दिक्कत आ गई। फिर जो है टर्नर महोदय ने, एक विद्वान थे टर्नर, उन्होंने जो है इसका संबंध किससे स्थापित किया? अशोक से। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि देवानाम पियदसी का संबंध अशोक से किस विद्वान ने स्थापित किया था? तो आपका उत्तर टर्नर। आप टर्नर को याद रखिए कि टर्नर महोदय ने जो है अशोक का संबंध जो है इससे स्थापित किया था। अब थोड़ी सी इस लेख के बारे में बात कर लेते हैं कि यह जो लेख है वो सातों लेख, जो स्तंभ जितने लेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उनमें सातों लेख नहीं मिलते हैं। अशोक द्वारा 7 लेख उत्कीर्ण कराए गए हैं, लेकिन सातों लेख उसमें नहीं मिलते हैं। एकमात्र यही स्तंभ लेख है जिसमें आपको सातों लेख मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 42 फीट इसकी लंबाई है, ये सबसे लंबा है। जितने स्तंभ लेख हैं अशोक के, उनमें सबसे लंबा ये है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख सबसे लंबा है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे कि जो है ये किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और एक खास बात इसके बारे में और है कि इस स्तंभ लेख पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, ठीक, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विसल देव भी कहा जाता है, एक अन्य नाम है उनका विसल देव, इनका भी उल्लेख संस्कृत भाषा में मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अशोक किस स्तंभ लेख में अशोक और विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ दोनों का नाम उल्लेख होता है, या फिर किस स्तंभ लेख में ब्राह्मी और संस्कृत दोनों भाषाओं का, दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक का ब्राह्मी में लेख है और विग्रहराज चतुर्थ का अर्थात विसल देव का, जो चौहान शासक था, उसका संस्कृत में अभिलेख है। ठीक, ये तो हो गई दिल्ली टोपरा के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा हम और अशोक के बारे में और देख लेते हैं कि अशोक ने जो है किन किन भाषाओं में जो है अभिलेख अपने खुदवाए, कहाँ कहाँ पर खुदवाए और किस तरह से उनको स्थापित करवाया। तो देखते हैं हम कि जो है अशोक ने क्या है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी, ठीक है, 4 लिपियों में इन्होंने 4 लिपियों में अपने स्तंभ लेख खुदवाए। ठीक, खरोष्ठी में इनके 2 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? ये पेशावर में है, पेशावर में, और मानसेहरा हजारा जिला में है। दोनों ये जो कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो याद रखिएगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि याद रख लीजिए खरोष्ठी शाम, ठीक,
शाम, सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेहरा। तो शाम अगर याद रखेंगे, शाम खरोष्ठी या खरोष्ठी शाम, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो है खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। ठीक। दूसरी चीज देख लेते हैं कि एक सरायकुना अफगानिस्तान में स्थित है और यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक का, जो द्विभाषिया है। द्विभाषिया में यूनानी और अरामाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। किस अभिलेख में? सरायकुना अभिलेख में। तो सरायकुना अभिलेख किस प्रकार का अभिलेख हो जाएगा आपका? द्विभाषिया अभिलेख। द्विभाषिया अभिलेख, द्विभाषीय या द्विभाषिया अभिलेख। तो सरायकुना द्विभाषिया हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में आपका क्या हो जाएगा? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक का जो नाम है अशोक, वो कहाँ कहाँ पर अशोक मिलता है और कहाँ कहाँ पर सम्राट मिलता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, और नहीं भी अगर पता है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी जा रही है। मास्की, गुर्जरा, नेत्रूर और उडेनगोलम। ठीक। ये आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक। तो अशोक का नाम अशोक जो है सर्वप्रथम मास्की में 1915 ईस्वी में ये खोजा गया। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो मास्की का जो अभिलेख है वो हमको 1915 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में जो स्थित है वहाँ से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। और मास्की, गुर्जरा, नेत्रूर और उडनगोलम, इन चारों अभिलेखों से, चारों जगहों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। एक और अभिलेख है भाब्रू, जो जयपुर में मिला है। वहाँ पे अशोक को राजा के रूप में अर्थात सम्राट के रूप में, आपसे पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में अशोक को राजा या सम्राट कहा गया है, तो भाब्रू से प्राप्त जो अभिलेख है वहाँ के अभिलेख से अशोक को सम्राट कहा गया है। और इसी अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ का भी उल्लेख मिलता है। ये एक ऐसा अभिलेख है भाब्रू का जहाँ पे अशोक को सम्राट कहा गया है और बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का वहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। ठीक। अब इसके बाद एक अभिलेख की चर्चा और कर लेते हैं हम यहाँ पे। रुम्मिनदेही अभिलेख या रोमनदेही अभिलेख, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक, सबसे छोटा है, ये मात्र 20 फीट का अभिलेख है और इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, तो रुम्मिनदेही से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसको आर्थिक अभिलेख कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अशोक ने बुद्ध के जन्म के कारण, जहाँ पे अभिलेख है वहाँ बुद्ध के जन्म से संबंधित होने के कारण लुम्बिनी से यहाँ पे कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। ठीक है, कर घटाकर कितना कर दिया था? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो 1/6 से घटाकर कर 1/8 कर दिया गया था। एक बटा 8 कर दिया गया कर जो है, इसीलिए कहा जाता है, वहाँ पे एक लाइन मिलती है, हिंद बुद्धे जयत अष्टभागीय चा, मतलब हिंद बुद्धे जयत अष्टभागीय चा, 1/8 कर दिया जाता है। ठीक है, ये अभिलेख सबसे छोटा है। तो इस तरह से अभिलेखों के बारे में आगे जो अभिलेख पढ़ाया जाएगा उसमें आपका हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख।
तो ये सब अभिलेख आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे आप कक्षा करते रहें, धीरे धीरे आप चलते रहिए, धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए और अपने विषय को स्ट्रांग करते रहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कौन सा खरोष्ठी लिपि में है, कौन सा द्विभाषीय लेख है, कहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, कहाँ पे उसको सम्राट और बुद्धम संघ का उल्लेख किया गया है, कौन सा अभिलेख जो है आर्थिक अभिलेख है, कर को घटाकर कितना किए जाने की सूचना मिलती है। इन सब चीज़ों को बारीकी से आप अध्ययन करते रहिए। इसके अगले वीडियो में अगले अभिलेख के साथ हम उपस्थित होंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।